अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है हमारे शो एक मुलाकात जवाद अफजल के साथ में। आज के हमारे मेहमान हैं खामगांव शहर के समाजी कार्यकर्ता और सियासत में भी एक अपना मुकाम रखने वाले अब्दुल रहमान अब्दुल कय्यूम साहब। आज हम इनसे अपने सवालात करेंगे, आपके भेजे गए सवालात करेंगे और इनके दिल की बात जानने की कोशिश करेंगे। अब्दुल रहमान साहब, सबसे पहले तो मैं अपने प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, मेरे पास में अल्फाज नहीं है। अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करे और आपके चैनल को बुलंद करे। और बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीमा। अब्दुल रहमान साहब, सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि हमने अब्दुल रहमान साहब को पिछले इलेक्शन में, पिछले वक्त में कभी किसी अपक्ष विधानसभा में अपक्ष के लिए या नगर पालिका में MIM के लिए मजबूती से काम करते देखा, शहर में समाजी काम करते देखा। क्या हम एक मरतबा अब्दुल रहमान साहब को नगर सेवक के इलेक्शन में मैदान में उतरते हुए भी देख सकते हैं? देख सकते हैं। आपका इरादा है इलेक्शन लड़ने का? जी जी। किस प्रभाग से? मैं तो मिल्लत कॉलोनी के मतलब प्रभाग 2 जो पिछला जो प्रभाग था, अभी क्या प्रभाग बनता पता नहीं, मैं वही प्रभाग से लड़ूंगा जो बस्ती में मैं रहता हूँ। अच्छा, प्रभाग नंबर 2 से आप इलेक्शन लड़ने की इच्छा रखते हैं। अब्दुल रहमान साहब, आप कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे? अभी आप किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं। पक्ष से तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहता। कोई भी पक्ष से नहीं, कोई पक्ष से मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता। डॉक्टर नवेद देशमुख साहब जो आपके साथी हैं, उन्होंने पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम पर भी एक अपक्ष प्रेशर ग्रुप का ऐलान किया था कि वो कोई प्रेशर ग्रुप बनाना चाहते हैं जिसके जरिए वो 8-10 सीटें लड़ाएंगे। तो क्या आप भी उसी प्रेशर ग्रुप का हिस्सा है? जी हाँ, उसी के जरिए आप प्रभाग 2 से इलेक्शन लड़ेंगे। उस प्रेशर ग्रुप का प्रभाग नंबर 2 का कैंडिडेट आप रहेंगे, एक अब्दुल रहमान साहब। ठीक है, अभी तो आप एक प्रेशर ग्रुप की बात कर रहे हैं जो अपक्ष रहेगा, जो किसी पार्टी के साथ नहीं रहेगा, जो नवेद देशमुख साहब ने हमको बताया था। पिछले कुछ दिनों में आप MIM के साथ थे, काफी मजबूती से आपने MIM के लिए काम किया। 2016 के नगर पालिका चुनाव के अंदर भी काफी मेहनत की। फिर क्या वजह रही कि आपने MIM को छोड़ दिया? आज आप MIM के साथ नहीं है। MIM को छोड़ने की वजह यह है क्या, MIM मस्जिद जो पार्टी है खामगांव तालुके की, तो मजलिस को ऐसा लगा कि हम नाकाबिल लोग हैं, हमारे से मजलिस को मतलब फायदा नहीं पहुंच रहा, मजलिस कमजोर हो रही। तो हमने मजलिस को इसके लिए छोड़ा कि मजलिस में से हम जब से निकल गए, हमारा पूरा ग्रुप, डॉक्टर नवेद देशमुख, अल्ताफ साहब और जितनी भी मतलब ये पटेल साहब, असलम पटेल, हमारा सबका ग्रुप था, हमारा ग्रुप निकल गया। तो उसके बाद में मजलिस बहुत न्यूज पे आ गई, मतलब मजलिस के अंदर बहुत जान पैदा हो गई। हम थे तो बहुत कम जान थी, अरे लोग जुड़ते नहीं थे। हम जब हमारा ग्रुप था तो लोग हमारे से जुड़े नहीं। मगर आप देख रहे ना, हम तुम सब अपन सब देख रहे, बहुत मतलब खतरनाक माहौल है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। आपके छोड़ने की वजह क्या रही? हमारे मतलब छोड़ने की वजह यही ना हमारे, कि हमारे से मजलिस को फायदा नहीं हो रहा था ना। ऐसा भी सुनने में आता है कि अब्दुल रहमान साहब ने मजलिस से ताल्लुक अध्यक्ष की पद मांगी थे, वो ना मिलने की वजह से अब्दुल रहमान साहब ने पार्टी को छोड़ा। हाँ, ये भी मेरी वजह है। मतलब डॉक्टर नवेद देशमुख और दूसरी जो हमारी टीम थी उनकी वजह नहीं है, ये मेरी पर्सनल वजह है कि मैंने मांगा था, मेरे को नहीं दिए थे, काबिल नहीं समझे थे मेरे को। अच्छा, उसकी वजह से आपकी नाराजगी रही। ठीक है, अगर आपकी वो नाराजगी मजलिस अभी दूर करती है, पार्टी के आला अहदेदार, खामगांव के अहदेदार रहो या आला अहदेदार जिले के, अगर वो आपको पद देते हैं या पद ना भी दे या फिर किसी भी तरह आपको मनाने की कोशिश करते हैं, वापस बुलाते, तो क्या आप फिर से मजलिस ज्वाइन करने के लिए तैयार है? नहीं, मैं बुल्डाली डिस्ट्रिक्ट की मजलिस में तो नहीं रहना चाहता। मजलिस से आपको एक मजलिस से मोहब्बत है, आलज बैरिस्टर असदुद्दीन आविसी साहब से मोहब्बत है, इज्जत है, वो काबिल इंसान है, बहुत बड़े आला दर्जे के इंसान, तो मैं उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन आप खामगांव मजलिस से या बुल्डाना मजलिस से नहीं जुड़ना चाहते? ठीक है अब्दुल रहमान साहब, आपने मजलिस को छोड़ा, MIM छोड़ने के बाद आपने कांग्रेस ज्वाइन की उस पीरियड में, और कुछ ही वक्त के बाद में आपने कांग्रेस को भी छोड़ दिया, उसकी क्या वजह रही? कांग्रेस को छोड़ने की वजह, एक तो पहली बात, मैं कांग्रेस का कोई पदाधिकारी नहीं था। दूसरी एक बात, क्या कांग्रेस को अंदर मैंने जब वहाँ पे मस्तान चौक में तकरीर भी किया, कांग्रेस के स्टेट के ऊपर तकरीर किया, कांग्रेस के मतलब शेगांव तालुके के नाना नाम के व्यक्ति, वो खुद MLA इलेक्शन यहाँ लड़ने के लिए आए थे। तो ये देखने को मिला आगे कि नूरा कुश्ती खेली गई, इनल कप मिनल चुप, यानी नूरा कुश्ती का मतलब ये खड़े करना, गिरा देना, सीट गिरना और सीट गिरा देना, बहुत फर्क होता जवाब। तो ये सीट मुझे ऐसा लगता है गिरा दी गई, उस वजह से आपने कांग्रेस छोड़ दी। हाँ, नूरा कुश्ती बोलते हैं, क्योंकि हम जब इलेक्शन लड़ रहे थे मजलिस का, तो आशिक सोनेनी के वालदा को खड़ी किया गया था, तो उसमें भी नूरा कुश्ती हुई।
चुन के लाई नहीं गया, गिरा दिया। इसको नूरा कुश्ती कहती है, इनल कप मिनल चुप। तो आप खुल के बता सकते हैं कि कैसा ये होता है, क्या हुआ जो आपने, ठीक है अभी आपने जो अशोक सोनाने के वालिदा की बात की, तो क्या क्या किस बात का इशारा कर रहे हैं? इशारा क्या है, सीधा सीधा जाहिर सी बात है, क्या मतलब घातक हो जाएगा ना। यह है क्या वो एमएलए में भी तकलीफ आ सकती थी, क्योंकि अशोक सोनाने साहब कोई छोटे लीडर नहीं है, बहुत बड़े लीडर है। वो भी खड़े रहते एमएलए के इलेक्शन में। हो सकता है नगर अध्यक्ष की सीट कोई मामूली सीट नहीं होती, पूरा शहर उसको जानता पहचानता, तो आगे तकलीफ पैदा हो जाती थी। तो इसके लिए नूरा कुश्ती बोलते, उसको इनल कप मिनल चुप। हाँ जी अब्दुल रहमान साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो प्रेशर ग्रुप की बात हुई डॉक्टर नवेद देशमुख के जरिए, आप कह रहे हैं आप भी उसी का हिस्सा है, हिस्सा मतलब आप अगर उनके साथ जुड़े तो आप भी उसके एक मेन एक मुकुंड है, तो क्या आपकी तैयारी है, क्या आप करना चाहते हैं, क्या आपका प्लान है? इंशाल्लाह जरूर तैयारी है। क्या तैयारी है, क्या क्या इरादा क्या है आपका? इलेक्शन लड़ाएंगे, इलेक्शन लड़ाएंगे। अपक्ष कैंडिडेट कितने कैंडिडेट आप उतारना चाहते हैं? हम 8 से 7 कैंडिडेट उतारेंगे। जो डॉक्टर नवेद देशमुख साहब ने बात की थी वो वार्ड के इलेक्शन को नजर में रखते हुए बात की थी। अभी ऐसा है चल रहा है कि इलेक्शन प्रभाग वाले जैसे कि वैसे हो सकते हैं, फिर तो और अच्छी बात है, प्रभाग है तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप कितने कैंडिडेट उतारना? 7 कैंडिडेट हम तो उतार ही रहे। कौन से इलाके आपके जहन में, कहाँ से आप कैंडिडेट उतारना चाहते हैं? हम तो देखो, एक फाटकपुरा हो गया जी, एक वहां से हम कैंडिडेट खड़े करेंगे, एक मस्तान चौक से कैंडिडेट खड़े करेंगे। मतलब 11 और 12 दोनों प्रभाग से आप खड़े करना दोनों प्रभाग चाहते से खड़े करेंगे। हैं? हम बर्थडे बलाट से खड़े करेंगे। जो बर्थडे बलाट को बोला जाता है कि भाई ये कांग्रेस का गढ़ है करके, तो मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस का गढ़ है करके। लेकिन देखने में तो यही आता है। देखने में ये आता तो जिसके नजरों के ऊपर चश्मा लगे हुआ है, मतलब वो उन्हीं के लोग बोलेंगे। कांग्रेस के ठीक है, कार्यकर्ता बोलना एक अलग बात होती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमेशा नगर सेवक भी वहां से कांग्रेस के ही चुन के आ रहे हैं। विधानसभा इलेक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा वोट कांग्रेस ही लेके जाती है, तो उस बिना पर तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो कांग्रेस का गढ़ है। कांग्रेस का गढ़ होता तो वहाँ काम भी होता ना मुस्लिम समाज का। ठीक है, वो काम करना नहीं करना वो कांग्रेस की गलती खामी हो सकती है। नहीं, गलती खामी बोले तो आज देखो ना, मतलब आज एक मजदूर 500 रुपये उससे जाता, तो मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि तुम सवेरे रोज उठो, जब सर्किल लाइन में नल आते ना, पानी के जब नल आते, तो इसी कतारों से लाइन खड़ी रहती, छकड़ों की, ईंटों की, साइकिलों की, इसकी, तो वो अपने घरों को वहां से पानी लेके जा रहे, उनको पीने के लिए वहां पे पानी नहीं है। और दिल्ली से दिल्ली तक कांग्रेस की सरकार इसके पहले 2 बार रह चुकी है, वहां पे पानी नहीं पहुंचाया गया। उसे सिर्फ ये बोला गया, टेक्निकल प्रॉब्लम रहता है। टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम तो और दूसरे मतलब और प्रभावों में भी होना चाहिए था ना। मतलब जो बर्थडे बलाट के बस्ती बसने के बहुत बार वहां पे हर चीज मौजूद है, क्या नहीं है वहां पे? रोड है, ये है, पानी है, हर चीज है। क्यों? मेरा पर्सनल ये मानना है क्या एक बर्थडे बलाटी बस्ती कांग्रेसी गढ़ है? कोई हिंदू आबादी में कांग्रेस का गढ़ है नहीं क्या? ऐसा क्या उन्हें बोला जाता? मेरा एक सवाल है, जवाब है आपसे जी। 70 मुस्लिम को एक जगह खड़े कर दो, 70 मुस्लिम को, और 100 हिंदू मजहब के लोगों को एक जगह खड़ा कर दो, और वो दोनों को ये बोल दो कि भाई कांग्रेस और भाजपा का इलेक्शन है, चुन के कौन आएगा ये बता दो। 70 वाला आएगा कि 100 वाला आएगा? चुन के आज की पोजीशन ये है कि ये बता दो मेरे को, चुन के कौन आएगा? 70 वाला आएगा कि 100 वाला आएगा? पूरे 70 लोग मुस्लिम है, पूरे 100 लोग हिंदू है। जाहिर सी बात है 100 जिनको वोट देंगे वो चुन के आएगा। तो जाहिर सी बात है 100 जिनको वोट देंगे वो चुन के आएगा। तो क्या कांग्रेस के पास में 30 भी हिंदू मजहब के लोग नहीं बचेंगे अभी? वो तो 70 पूरे मुसलमान कांग्रेस को वोट दे रहे ना, पूरे 70 के 70 दे रहे, वो पूरे 100 के 100 वोट दे रहे। तो क्या 30 लोग नहीं है उनके पास में इनको चुन के लेके आने के वास्ते? वो बोलते ना बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, तो वो मतलब कहा है जावा इतनी बड़ी पार्टी, 2 एमएलए, 1 एमएलए, 4 एमएलए चुन के आ रहे, तो क्या ये वजह क्या है? जिस तरह से आप कहना चाहते हैं कि मुल्क में हम देख रहे हैं कांग्रेस का सफाया हो रहा है, आप बर्थडे प्लॉट से भी करना चाहते हैं अपने कैंडिडेट खड़े करके। बोलने का मतलब ये है हमारा, क्या हम नहीं सफाया करना चाहते, क्योंकि सुनने में ये आता, हर बार ये सुनने में आता, उनके कार्यकर्ताओं से भी एक बात मालूम पड़ती, तो मतलब यहाँ के जो दिग्गावर लीडर है, कांग्रेस के जो दिग्गावर लीडर है, तो यहाँ पे अगर सीटा खड़े कराए गए, कांग्रेस की सीटा खड़े हो गए,
तो ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है या जो खड़े रहने वाले लोग हैं, उनका बोलना यह है, और कई बार मैंने कई लोगों के मुंह से जबान का अल्फाज सुना, क्या पैसे भी वो लगाते, वोट बैनर भी वो लगाते, सारा खर्चा वो उठाते, तुम्हारी को बोलने का कोई उसमें अधिकार नहीं, हक नहीं है, तुम सिर्फ खड़े रहो। और साहब को कान के नीचे के लोग नहीं चलते, या कान के नीचे के लोग चलते, कान के ऊपर के लोग उनको कतई नहीं चलते। क्या इसी वजह से अब्दुल रहमान साहब वहां से हट गए? हाँ, कान के नीचे लोग वो अपने कान के नीचे लोगों को पसंद करते हैं, कान के ऊपर के लोग उनको कत्ता ही पसंद नहीं है। मतलब वो बादशाहों के तरीका बैठे रहेंगे और कुर्सी के ऊपर, और तुम शत्रुंजय के ऊपर गुलामों की तरह बैठो, तो ये काम मुझसे तो नहीं हो सकता, मुझसे कतई नहीं होगा ये काम, और मैं करूंगा भी नहीं करूंगा। ठीक है, आपने कहा बर्थडे प्लॉट प्रभाग 12, प्रभाग 11, प्रभाग 2 यहाँ से आपके कैंडिडेट उतारने के इरादे हैं, तो क्या इन इलाकों में आपकी नजर में ऐसे चेहरे हैं जो आपके साथ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, या फिर जिनको आप चाहेंगे कि हम इन्हें टिकट दें? इंशाल्लाह जरूर। आपकी नजर में अभी से ऐसे चेहरे हैं? हाँ, है। और क्या आपकी ऐसी कुछ बातचीत हुई है, वो लोग तैयार है? हाँ, तैयार है, रहने को तैयार है, हमारे साथ में काम करने को तैयार है, हमारे से जुड़ते, हमारे साथ में मीटिंग होती है उनकी, बाकायदा हम उनके पूरी तरह कांटेक्ट में है। अच्छा, कैंडिडेट आपके पास है, जाहिर सी बात है वो तो कि आप उनका नाम तो नहीं लेंगे अभी। अब्दुल रहमान साहब, अगला मेरा आपसे सवाल ये है कि पिछले दिनों आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, आपकी जो टीम है, जो टीम का आपने अभी जिक्र किया, डॉक्टर नवेद देशमुख साहब, एडवोकेट अल्ताफ साहब और अब्दुल रहमान साहब, इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले दिनों हुई थी, जिसमें आपने एक बात का जिक्र किया था कि हम कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, हमारा ये जो ग्रुप है कांग्रेस के साथ भी जा सकता है, लेकिन हमारी कांग्रेस से कुछ डिमांड है, अगर वो इस बात को मानते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें और हम फिर उनके साथ आने की तैयार है। तो उस बात का क्या हुआ? पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप वो डिमांड भी बताएं, आपने क्या बात रखी थी और फिर उसका कांग्रेस की तरफ से क्या रिप्लाई आया? जवाब भाई, हम ताबेदारी में काम करना नहीं चाहते, हमको भागीदारी होना। मतलब पूरा हमने ये बताया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, क्या भाई जैसा पूरे जिले को उठा के देख लो तो जिले में कहीं ना कहीं नगर अध्यक्ष मुस्लिम रहा, पूरे जिले के अंदर पूरे तालुके को छान लो, वहाँ कहीं ना कहीं नगर अध्यक्ष रहा, सिर्फ महज एक खामगांव शहर छोड़ के वहाँ आज तक के कोई नगर अध्यक्ष मुस्लिम रहा नहीं। सिर्फ मुस्लिम है, वोट दो, तुम्हारा सिर्फ उतना काम है, वोट दो। यानी कि भाई आज मतलब एक आज का ऐसा मामला आ गया, 30% लोगों का, 30% जो लोग जिन्होंने अपना जमीन को बेच दिए, वो लोगों के लिए बोल रहा मैं, क्या उनको हर चीज पैसा है, वो पैसों के वास्ते कुछ भी करने को तैयार है। 100 में से 30 लोग। अगर मैं आपको ये बताता जवाद भाई, क्या एक बहुत नेक इंसान जी, तो इस्लाम को फॉलो कर रहा, पूरी तरह फॉलो कर रहा, गुनाह भी नहीं कर रहा, वो गुनाह भी नहीं करता, उसकी पूरी बस्ती इज्जत करती, पूरा शहर इज्जत करता, वो मजहब इस्लाम को बढ़ावा दे रहा, मतलब मजहब इस्लाम को बढ़ावा देने वाला इंसान बहुत नेक होता, बहुत अच्छा इंसान होता। मगर बात शर्त है क्या वो गरीब है, उसके पास में पैसा नहीं है, और दूसरा एक शख्स कातिल है, बदमाश है, धोखेबाज है, उसके अंदर हर चीज भरी हुई है। मतलब वो ऐसा समझ के चलो कत्ल कर रहा, लोगों को परेशान कर रहा, हैरान कर रहा, हलाक कर रहा, वो लोग के पास में पैसा है। आज के हालात ये है कि अगर दोनों एक ही बस्ती के अंदर खड़े हो गए नगर पालिका के इलेक्शन के अंदर, वो पैसों के ताकत के जोर के ऊपर चुन के आ जाएगा। ये नेक इंसान को बोलेंगे इसका क्या जरूरत है, इसने तो नेकीज करना, नमाजी पढ़ना, इस्लाम को फॉलो करना, ये काम इसका काम नहीं है, ये काम ना करे। ये इलेक्शन के अंदर ये 30 लोग जो है पैसे खाने वाले, ये उसके तरफ से हो जाएंगे, पिछला सब भूल दो, बहुत नेक इंसान है, तौबा कर लिया, अच्छे काम करेगा, ये करेगा, उसको चुन के लेके आएंगे। ये हालत हो गया। क्यों हमारे समाज में एक बात ऐसी क्यों है कि अगर कोई आपने जैसा एक हुलिया बताया कि नेक इंसान है, नमाजी है, सब अच्छे काम करता है, तो ऐसा क्यों हमारे समाज की सोच हो गई कि इतनी सियासत से दूर रहना चाहिए? ये जो 70% लोग जो है, जो अपने आप को अच्छा बोलते, मतलब इनका बोलना है कि हम पीछे से काम करेंगे, घरों के बाहर नहीं निकलेंगे, पर्दों में काम करेंगे। ये 70 लोगों का काम है कि 30 लोगों के मुंह को कुचल देने। ये 70 लोगों के सामने 30 लोग। क्या आपको लगता है कि जो एक मिसाल के तौर पर जो हम कहेंगे, जो हमारे मजहब के बड़े लोग हैं, उलमा हो, पास हो, या इसके अलावा जो दीनदार भी लोग हो, क्या इनका काम है सियासत से जुड़ना? आप क्या करप्शन बंद हो जाएगा। मुस्लिम बच्चे जो आज घूम रहे
जिन्होंने डिग्री हासिल कर ली है, जिन्होंने बहुत सारी डिग्री है, कोई ऑटो चला रहा, कोई सेंटरिंग कर रहा, कोई मैकेनिक का काम कर रहा, कोई ये काम कर रहा, तो इनके बाद में इतना इल्म होने के बाद में, क्योंकि करप्शन बहुत बढ़ गया ना, ऐसा जो जगहों के ऊपर जिसने लगना तो वो लग नहीं रहा, और जिसने नहीं लगना वो लग जा रहा, पैसों की जोर के ऊपर करप्शन। ये करप्शन की बदौलत है, जो कमजोर वहां पे बैठे हुआ है और जोरदार इंसान बाहर, तो ये करप्शन है। तो मेरा आपसे ये पूछना था कि आपने जो मांग की थी, आपकी मांग थी कि अगर कांग्रेस नगर अध्यक्ष पद के लिए मुसलमान के नाम का ऐलान करती है तो हम कांग्रेस के साथ काम करेंगे, या फिर हमारे जो कैंडिडेट हम खड़े करने वाले हैं वो कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, ऐसा आपका कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान था। उसका आपने कहा था कि कांग्रेस इसको रिप्लाई दे, हमें हमसे कांटेक्ट करे अगर वो हमारी डील में तैयार। तो क्या कांग्रेस की तरफ से उसका कोई रिप्लाई आया? कोई रिप्लाई नहीं आया, कुछ ही नहीं आया, कोई आपको किसी कुछ ही नहीं। अच्छा ठीक है, मतलब कांग्रेस आपकी उस डील पर राजी नहीं थी, आपकी उस बात पर वो लोग राजी नहीं थे। ठीक है, अभी एक आप अपक्ष ग्रुप का ऐलान कर रहे हैं, आपने कहा कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, हम अपक्ष रहेंगे। आपने अपना जाति भी बताया कि आप किसी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हो। डॉक्टर नवोद देशमुख साहब ने जो बता के गए थे कि एक अपक्ष प्रेशर ग्रुप रहेगा जो किसी पार्टी के साथ फिलहाल तो नहीं रहेगा, बाद में वो वक्त देखकर अपनी जो भी शर्तें रहेंगी उस पर वो किसी के भी साथ समर्थन कर सकते हैं, ऐसा ऐलान उन्होंने कहा। हमारी शर्तें पूरी करने के बाद जी। डॉक्टर नवोद देशमुख साहब हमारे पास आए थे, तो डॉक्टर नवोद देशमुख साहब ने जिक्र किया कि आप प्रेशर ग्रुप से इलेक्शन, अभी भी आपने भी जिक्र किया कि हम अपक्ष कैंडिडेट 8, 10, 7, 8 कैंडिडेट जो भी हैं हम लड़ाएंगे अपक्ष। जो आपको किसी पार्टी के साथ नहीं जाना है, अगर जाते हैं चुन के आने के बाद आपकी शर्तें अगर पूरी होती है तो आप जाएंगे, आपने जिक्र किया था। ऐसे ही एक सेम तर्ज पे एक और प्रेशर ग्रुप हमारे शहर में, प्रेशर ग्रुप नहीं एक अपक्ष ग्रुप हमारे शहर में काम करता है। शोहरत खान और उनकी जो टीम है वो भी ऐसे ही काम कर रही है कि उन्होंने भी ऐलान किया शोहरत खान ने कि हम भी अपक्ष कैंडिडेट 6-7 लड़ाएंगे और जो जिनकी सत्ता बनेगी, जो हमारे काम करेंगे हम उनके साथ जाएंगे। तो आपकी टीम उनके साथ मिलकर काम क्यों नहीं करती? नहीं, शहर पूरा जानता और शहर पूरा देख रहा कि उनके ताल्लुकात किससे है और वो क्या काम करना उनके काम करने का तरीका कुछ और है और हमारे काम करने का तरीका कुछ और है। आपके काम करने का क्या तरीका है? हमारे काम करने का तरीका यह है, सबसे पहली बात तो हम धोखा नहीं करते, धोखा हमारी फितरत में नहीं है। हम धोखा देके और धोखे में रख के किसी को काम नहीं करते। हम जो है तो मतलब ही भी नहीं है, जैसा तो किसी का मतलब अगर पूरा हो गया तो उसको छोड़ दो और दूसरे तरफ चले जाओ। नहीं, हमको हम मतलब परस्त लोगों के साथ में रहना नहीं चाहते। अच्छा ठीक है, आप काम उनके साथ नहीं करना चाहते, वही तर्ज पे आप काम, अगर उन्होंने कहा, आपने भी जैसा कहा या उन्होंने भी कहा कि आप कह रहे हैं कि वो किसके साथ है, उनके ताल्लुकात किसके साथ है ये आप जानते हैं, जाहिर सी बात है आप ये कह रहे हैं कि वो उनके 2 नगर सेवक जो चुन के आए वो भी बीजेपी के साथ है। और शहर में एक ऐसी बात है कि अगर अभी वो फिर से अपक्ष भी खड़े रहते हैं तो वो बीजेपी के साथ ही जाएंगे। आपका भी कहने का यही मतलब है? अगर आपके अपक्ष कैंडिडेट चुनकर आते हैं 6, 7, 8 जो भी है और नगर परिषद में बीजेपी की सत्ता बनती है तो फिर आप क्या करेंगे? बीजेपी की सत्ता अगर नगर पालिका में बनती है, बीजेपी को अगर हमारी जरूरत है तो हम तो ताबेदारी में किसी के साथ में काम नहीं करते। वो अगर हमको भागीदारी मिलती है, जो भी आपकी शर्तें रहेगी, भागीदारी अगर हमको मिलती है, जैसा एक भाग मिलता मुसलमान की आबादी को, मुसलमानों को हम बैठ के उनसे राय सलाह मशवरा लेके ये पूरे शहर का काम हो जाएगा। ये हम मालक नहीं रहेंगे इसके पूरा शहर मालक रहेगा, पूरे शहर के मुसलमान मालक रहेंगे। एक स्टेट लगाया जाएगा, वो लोगों से पूछा जाएगा कि आपने करना क्या, अपना भला काय में, सबकी राय में लब्बैक बोलेंगे हम। आपने कहा कि भागीदारी, आपने कहा कि अगर काम होंगे, भागीदारी होगी तो हम उनके भी साथ जाएंगे। तो फिर इन लोगों ने भी तो वही किया कि इन्होंने भाजपा को समर्थन किया, भाजपा के साथ गया, भाजपा ने इनके काम किए, इनके इलाकों के, इनके नगर सेवकों के काम हुए, इनको पद मिली, पानी पुरोठा सभापति। तो क्या आपको लगता है फिर इन्होंने ठीक किया? इन्होंने कब काम किया? जब नहीं करना था तब काम किया है, तब नहीं करना था। हालात और वक्त वो लोगों के साथ में इजाजत नहीं दे रहा था काम करने का। बोलने का मतलब यह है कि जैसा अभी भी हालात ठीक नहीं हुए, अगर इस नगर पालिका में आप जाते हैं तो आप पर भी यही इल्जामात लगेंगे। नहीं तो मतलब उस वक्त में बहुत अजीब हालात थे ना। एक बर्थडे प्लाट के अंदर हमने मजलिस की सीटा 3 वहां पे खड़े किए, तुरंत बाद भाजपा ने भी वहां पे 3 सीटा खड़े करी।
उसके बाद में कांग्रेस ने भी खड़े करी। मतलब अगर हम दोनों के वोट को एक जगह कर दिया जाए और कांग्रेस पार्टी के वोट को एक जगह कर दिया जाए तो हिसाब लगा लो चुन के कौन आया करके, चुन के कौन आया करके। ये नूरा कुश्ती है, ये पता था उनको वर्डे पलाट के बस्ती के अंदर। ये कांग्रेस बहुत अच्छी तरीके से कांग्रेस को पता था क्या यहाँ पे एमआईएम निकल जाएंगी, यहाँ पे एमआईएम निकल जाएंगी। इसके लिए उन्होंने रातों रात 2 दिन पहले ही वहां पे भाजपा के 3 सिंबल के ऊपर सीटा खड़े करे। मैं वहां पे अयाज खान पप्पड़ को ये भी बताया कि पूरे भाई ये दौर कौन था है और ये यहाँ पे, तो बोले हम फोटो नहीं लगा रहे। बोले मैंने बोला फोटो नहीं लगा रहे मगर उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखे हुआ है, वो पढ़े आपने? मोदी है तो मुमकिन है, ये पैराग्राफ पढ़ेगा आपने? बोले हम फोटो नहीं लगा रहे। बोले बगैर फोटो के ऊपर, हम बैनर के बगैर फोटो के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, हम वहां पे फोटो नहीं लगा रहे। बोले उन्होंने वहां इलेक्शन लड़े, नतीजा पहुंचा, वो भी आ रहे हम भी आ रहे। तो ये नूरा कुश्ती है। ये वोट एक जगह करके देख लो, हिसाब लगा लो कौन आ गया देख लो। ठीक है, अगर आप जिनके भी साथ जाना चाहे, आप कह रहे हैं कि अगर हमको भागीदारी मिलती है तो हम उनके भी साथ जाएंगे। और अगर ठीक है, आपने कांग्रेस से कहा कि कांग्रेस में कान के ऊपर के लोग नहीं चलते। अब जाहिर सी बात है, आपने जैसा अपना जिक्र किया, आप कान के ऊपर के हैं। अगर आपकी सीटें आती है, कांग्रेस को जरूरत पड़ती है, तो क्या कांग्रेस के साथ जाएंगे? अरे जाहिर सी बात है, हम ताबेदारी में काम नहीं करना चाहते। तुम अगर हमको नगर अध्यक्ष पद देते हैं और हमारे नीचे तुम्हारे मेंबरों को काम कराते हैं तो लब्बाइक। ठीक है, आप जाना चाहेंगे, लेकिन आप कान के ऊपर क्या आपको लिया जाएगा? आपको ऐसा लगता है कि आपको उनको साथ में लेके काम? जरूरत उनको अगर पड़ेगी, जरूरत ये इलेक्शन है, ये राजकारण है। बोलने का मतलब ये है क्या, जैसा इन्होंने अगर युति कर लिए तो ये सगे भाई से भी बढ़कर भाई हो जाते, और इन्होंने युति तोड़ डाले तो ये दुश्मन से भी बड़े दुश्मन हो जाते। बोलने का मतलब यही तो है। मतलब ये सिस्टम यही है कि नीचे अगर तुम है तो उनकी जी हुजूरी करो। अगर साहेब ने, अगर हम पार्टी के अंदर रहने के बाद अगर हमको पूछा जा रहा कोई सवाल, कोई मीडिया वाला हमसे सवाल कर रहा, तो हमको जितना पावर देवा है ना उतनी ही बात करेंगे हम। आले दर्जे की बात करेंगे तो साहब निकाल देंगे, पार्टी से निकाल दिया जाएगा, पार्टी के अंदर आने नहीं दिया जाएगा, साहब को गुस्सा आ जाएगा, हमको टिकट नहीं मिलेगा। ये डर खौफ डरा, और हम डरती नहीं। इसके लिए डर हमारे से डरता, जब करके हम डर से डरते नहीं। बोलने का मतलब ये, हम बेखौफ लोग हैं, हमारे अंदर डर नहीं है। ठीक है, अभी आपने कहा कि आप कांग्रेस के भी साथ, अगर कांग्रेस को जरूरत पड़ी, उन्होंने आपको भागीदारी दी, ये नहीं सीधा आपका भागीदारी का नाम, ताबेदारी नहीं, भागीदारी आपको मिलती है तो आप किसी के भी साथ जाएंगे जिनको जरूरत रहेंगी और जो आपकी शर्तें पूरे करेंगे। उसके लिए पहले आपको चुन के आना होगा, अपनी सीटें चुन के लानी पड़ेंगी। तो चुन के लाने के लिए भी आपके पास में ऐसे कौन से काम है जिसके बिना पर आप लोगों से वोट मांगेंगे? तो क्यों आपको लोग वोट दे? क्या आपने आपकी टीम ने, आपके प्रेशर ग्रुप ने कौन से ऐसे काम गाँव के मुसलमानों के लिए, शहर के लिए किए हैं कि जिसके बिना पर लोग आपको वोट दे? देखो जवाब भाई, अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता। मैं एक समाज सेवक, अल्लाह ने मेरे से हजारों लोगों के काम लिया। तो मैंने ये जो हजारों लोगों के, गरीबों, यतीमों के, बेवाओं के, मिस्किनों के जो भी काम करा, मैं इलेक्शन, अपने राशन कार्ड, सरकारी दवाखाने के काम, इसके काम, जो खिदमत के काम है वो अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता। मैंने नेक नियति से कहीं किया और मैंने उसका फोटो और वीडियो निकाला, और अल्लाह का बहुत बड़ा लाखों करोड़ों बार एहसान है मेरे पाक परवरदिगार का, उसके हबीब के सत्ती के अंदर। अल्लाह ने जितने भी ये गरीबों के काम लिया, आज तक के कोई एमएलए, खासदार, मंत्री फंतरी, इनके बाद में गिड़गिड़ाने की, जाने की अल्लाह ने मेरे को जरूरत ही नहीं गिराया आज तक की भी। ये मेरे को, मेरा हालत बैरिस्टर असदुद्दीन आवीसी बोलते कि ये जो पेन है ना, ये पास में रखो, ये तलवार से भी ज्यादा काम कर रही है। सिर्फ तुमको चलाने का तरीका याद होना, बस तुमको किसी के पास में जाने की जरूरत नहीं। तुमको चलाने का तरीका आ गया तो तुमको कोई एमएलए, कोई खासदार, कोई मंत्री, बताओ ना कौन थे आम इंसान को कोई आमदार से काम रहता? कौन था आम इंसान आमदार के पास में जा रहा? अरे ये इलेक्शन के अंदर कोई अगर मेंबर चुन के आ गया तो आबादी के अंदर, बस्ती के अंदर ऐसा घूमता जो इसके साथ में अगर कभी गुस्सा हो गया, झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो उसको 3-3, 4-4 घंटे मनाता वो वोट लेने के लिए। और वो जब चुन के आ गए ना तो वो मेंबर बन जाता।
फिर उसकी नींद 11 बजे 12 बजे बेदार होती, वो नींद से 11-12 बजे उठता, क्योंकि तब मेंबर बन जाता। और तब मेंबर नहीं रहा तो बस्ती के अंदर घूमता हो। तो ये ऐसे लोगों को, मेरा बोलने का मतलब है, हम कतई पार्टी के अंदर हमारा जो मतलब ग्रुप है, हर हम जिसको मतलब टिकट देंगे हमारा जी, तो हम ऐसे लोगों को नहीं देंगे। हम वो लोगों को देंगे जिस तरह हम खिदमत कर रहे उसी तरह तुमको खिदमत करना पड़ेगा। ऐसे लोग आपके जहन में हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने कहा कि आपके पास में हर इलाके में लोग आपके जहन में हैं। ठीक है, आपने कहा कि आप हॉस्पिटल के काम करते हैं, आपने लोगों के राशन कार्ड बना के दिए, इसकी बिना पर आप अपने वोट तो मांग लेंगे। ठीक है, एक अब्दुल रहमान साहब को अगर मेरा वोट प्रभाग 2 में आता है तो मैं इस बिना पर वोट दे सकता हूँ कि अब्दुल रहमान साहब ने मेरा कोई हॉस्पिटल में काम किया, मेरे मोहल्ले के लोगों के हॉस्पिटल में काम करते हैं, राशन कार्ड के काम करते थे। एक अब्दुल रहमान साहब की जाती बात होगी, इसके अलावा बाकी क्यों अपने बस्ती का गुस्सा नहीं है क्या उनके ऊपर? दूसरे पार्टी के ऊपर गुस्सा नहीं है क्या? बर्थडे ब्लड के अंदर आज तक के पानी नहीं आया। मैं तुमको एक आधा घंटा देता मसंटी के पास से जब्बार पहलवान के मदरसे के पास में भरे बारिश के अंदर, तुम जाके बताओ, आधे घंटे के अंदर पहुंच के बताना तुमने। पार्टी का गुस्सा आप कह रहे हैं कि महल्ले वालों का पार्टी पे गुस्सा है? बिल्कुल बिल्कुल गुस्सा बर्थडे है। प्लॉट वालों ने हमेशा से कांग्रेस को वोट दिया, काम हो ना हो, पानी नहीं आया आपने बताया, रास्ते नहीं है आप जैसा बता रहे, उसके बाद भी वोट कांग्रेस को ही मिले, तो फिर गुस्सा कहाँ है? नहीं तो ये जाहिर नहीं कर रहे ना गुस्सा। अब गुस्सा जाहिर करेंगे ना, इजहार करेंगे ना। भाजपा पार्टी की नगर पालिका के अंदर सरकार बनी, कितना वक्त हो गया? 5 साल पूरे हुए इस बार के। नहीं, अभी मतलब नगर पालिका के पूरे 5 साल हो गए जी। अगर भाजपा सरकार अगर अभी उनको नल देती, अगर अभी भाजपा सरकार ने नल दे दी उनको, तो भाजपा सरकार तो जब जिस टाइम पे बनी थी उस टाइम पे भी दे सकती ना। ये 5 साल जैसा मतलब फिर क्या तकलीफ पहुंचा रहे? क्या क्या चाहते हैं? ऐसा लगता है कि वो गुस्सा बताते रहे। वो गुस्सा जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन तुम्हारे को पता चल जाएगा कि उनका गुस्सा क्या था करके। उन्होंने जो बर्दाश्त करे ना वो पूरा बता देंगे कि हमारा गुस्सा क्या था करके। यकीन मानो मेरी बात का। तो आप कह रहे हैं, आपने जैसे जिक्र किया पहले भी मेरे पहले सवाल में, कि गली से लेकर दिल्ली तक जो है कांग्रेस की सरकार रही, उस दौर में भी बर्थडे प्लॉट के पानी का मसला हल नहीं हुआ। उसके बाद में भी तो गुस्सा नजर नहीं आया ना। तीनों कैंडिडेट कांग्रेस के ही आते हैं बर्थडे प्लॉट से। नहीं, वो गुस्सा उनका तुमको दिख रहा नहीं क्या? मैं इसके पहले भी आपको बताया क्या, वोट जो भाजपा ने कही वहां बर्थडे प्लॉट में और जो एमआईएम ने कही उसको गिन लो और चुन के कौन आया ये मेरे को बताओ आप। तो आप मालूम पड़ जाएगा ना आपको, ये इलेक्शन में मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि नूरा कुश्ती हो गई थी ना। ठीक है, अभी भी ऐसे ही कुछ हो सकता है। एक आपका प्रेशर ग्रुप भी वहाँ कैंडिडेट खड़े करेगा, एक शोहरत खान वाली टीम भी वहाँ कैंडिडेट खड़े करेगी, फिर हो सकता है कि भाजपा सिंबल से कोई अलग आ जाए, एमआईएम के वहाँ कैंडिडेट रहेंगे, फिर वही होगा वोट डिवाइडेशन। और कांग्रेस, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएंगी, वही होगा इस बार भी। नहीं, ये वक्त बताएगा क्या होगा, ये वक्त बताएगा। अभी तो उनके खुद के घर के अंदर मतलब जिन्होंने अगाड़ी सरकार बनाया करके, तो अभी उनका ही तो खुद का मशवरा नहीं हो रहा। कोई बोलता हम आपस में लड़ेंगे, या कोई बोलता हम अलग लड़ेंगे, या कोई बोलता हम युति बना के लड़ेंगे। तो अभी ये इनका ही मामला भी पूरा नहीं हो रहा, जिसमें खामगांव शहर के जो मुसलमान अपने आप को लीडर बोलते हैं, जो लीडर है, जो मेंबर है, जो ये है, उनके खुद के हाथ में उनका टिकट लेना नहीं है। उनके खुद के हाथ में उनका टिकट लेना नहीं है। और जितने मेंबर यहाँ पे चुन के आए हुए वो दोबारा आस लगा के बैठे कि दोबारा टिकट चुन के आने के बाद भी, चुन के आने के बाद में अभी जो चुन के आए हुए तो वो खुद दोबारा आस लगा के बैठे हुए कि टिकट हमको मिलेगा या हमको ही मिलना, टिकट हमको मिलेगा या फिर हमको ही मिलना करके। क्या वजह रहेगी कि अगर आप चुनकर आते हैं, अगर आप चुन के आए हैं तो फिर से आपको टिकट मांगने की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए? तो ये मुसलमान लीडरों, मैं बार बार इनके साथ में मेरी गुफ्तगू होती तो मैं इनको ये बताते रहता, क्या ये जो तुम्हारे दिग्गज लीडर है तो क्या उन्होंने उनके हाथ में लेके रखे सरकार पर टिकट देना उनके हाथ में? तुम्हारे हाथ में क्या है? अगर हर पार्टी का प्रोटोकॉल होता उसके अंदर जो अगर अल्पसंख्यक का शहर अध्यक्ष, अल्पसंख्यक का जिला अध्यक्ष, तो पूरा पावर उसके ताबे रहता। टिकट किसको देना, किसको नहीं देना, किसको देना, किसको नहीं देना, वो उसके अंडर में काम रहता। तो यहाँ तो ऐसा उसके अंडर में टिकिंग का काम दिखता ही नहीं।
200, 500, 2000 लोगों को लेके जाओ, वहां पे दिखाओ, वहां पूछा जाएगा, वहां अजीब अजीब तरीके के सवाल किए गए। एक और बात समझ में नहीं आती, बर्डे प्लाट, मस्तान चौक या दिगर जितने भी आबादी बस्ती है उसके अंदर पटके पिनाए जाते। क्या पिनाए जाते? पटके पिनाए जाते। अगर बर्डे प्लाट में पता है कि 3 कैंडिडेट चुन के आने वाले हैं तो बर्डे प्लाट के 10 लोगों को पटके पिनाए जाते। और बर्डे प्लाट में कैंडिडेट कितने खड़े रहने वाले? 3 कैंडिडेट खड़े रहने वाले। पटके कितनों को पिनाया जा रहा? 10 लोगों को। वो आपस में बोलते नहीं कि यार अभी अपने इसमें अंदर कौन फाइनल हो सकता, ये उनको भी पता नहीं रहता। और वो पटके 10 के 10 पहन लेते। वो पटके 10 के 10 लोग पहन लेते। 10 के 10 ये चाहते हैं कि हमको टिकट चाहिए। अब टिकट चाहिए ये तो किसी को पता नहीं रहता कि भी फॉर्म किसको लगे वाले। और लोग तब भी काम करते 10। फिर बाद में ऐसा हो जाता, मालूम पड़ जाता कि भाई इसको ईवी फॉर्म नहीं लगे भाई, इसको टिकट नहीं मिला, तो बगावत भी नहीं कर सकता, मुमताज हो जाता, बगावत नहीं कर सकता। फिर कहां से बगावत होगी? तो ऐसा हाल है। ठीक है, ये वजह आपने बताई कि आप ये सब चीजें। अभी मेरा आपसे ये सवाल है कि ठीक है, अगर आपने जो आपने अपने काम बताए कि हमने ये काम किए, फला काम किए, अगर आप चुनकर आते हैं, आपकी 8-10 सीटें आती है, आपके नगर सेवक आते हैं, 8-10 नहीं, अभी तो 8-10 की बात हम छोड़ देते हैं, अभी अब्दुल रहमान साहब की बात करते हैं। अब्दुल रहमान साहब अगर चुनकर आते हैं तो वो कौन से काम समाज के करवाना चाहते हैं अपने इलाके के? खासतौर पर अगर आपकी जो टीम है उनकी भी 8-10 प्रेशर ग्रुप की सीटें आ जाती है तो शहर के लिए, शहर के मुसलमानों के लिए खासतौर पर कौन से काम करवाना चाहते हैं? शहर के मुसलमानों के लिए खास तौर पे देखो, सबसे पहली बात, खामगांव में मुसलमानों का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है। खामगांव के अंदर ऐसा कोई मुसलमानों का खुद का हॉस्पिटल नहीं है कि जिसमें वो खुद की सोनोग्राफी कर ले या खुद का कोई मरीज का इलाज कर ले। तो सबसे पहली बात तो हॉस्पिटल खामगांव के अंदर कैसा लाना, कहां से लाना, क्या लाना। ऊपर बहुत छोटे लीडरों का बड़े लीडर इंतजार कर रहे, बहुत इंतजार कर रहे कि तुम आओ, हमारे से काम लेके जाओ, तुम काम करो। बहुत लीडर बैठे हुए बंबई के अंदर, तुम मंत्रालय में चलो, तुमको मालूम पड़ेगा, ये काम करने के रास्ते बैठे हुए। मगर ये जो काम करना, ये उनको इतना बड़ा धोखा दे देते लीडरों को, छोटे लीडर, कि ये पैसे खा लेते, दूसरे बार उनके पास में मुझ नहीं रहता वहां पे जाने की। क्या? तो ये इसके वजह से मैंने आपको पहले बता दिया कि हम ऐसे लोग चुनेंगे जो नेक नियति से काम करने वाले, समाज को धोखा नहीं देने वाले और समाज के फेवर में काम करने वाले। तो ऐसे लोगों को चुन के दो जो मुसलमानों के काम में आए, जो मुसलमानों के काम करे, मुसलमानों के परेशानी में काम में आए। मुसलमानों को परेशान हंसता हुआ देखने वाला मुसलमान नहीं होता जवाब भाई। मुसलमानों को परेशान करने वाला मुसलमान नहीं होता, मुसलमानों की मुखबिरी करने वाला मुसलमान नहीं होता। ये सितम तो यह है कि हमारी सफों में शामिल है वो लोग, सितम तो यह है कि हमारी सफों में शामिल है वो लोग। चिराग बुझते ही खैमा बदलने वाले लोग, और हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, कहां चले गए पानी पे चलने वाले लोग। मुसलमान ने मुसलमान की ताकत को, कुव्वत को, इज्जत को पहचान लेना। मेरी दरखास्त है पूरे तमाम मुसलमानों से कि तुम खुद क्या है, ये तुम्हारे खुद के आप को जान लो। वो बात अलग है कि खामोश रहते हैं, फिर भी बड़े लोग बड़े ही रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है मुसलमानों का सिजरा, जिनके जूतों में ताज पड़े रहते हैं, मगर ये समझ नहीं रहे अपने आप को अपन क्या है करके। तो मेरी दरखास्त है मुसलमानों से कि अपने आप को पहचान लो। जी, एक आपने हॉस्पिटल की बात का जिक्र किया, इसके अलावा और क्या आप काम खासतौर पे अपने प्रभाग के लिए करवाना चाहते हैं जो आपको लगता है कि अभी नहीं हुए रनिंग सत्ताधारी पार्टी के नगर सेवक होने के बाद? हम काम एक ये कराएंगे कि एजुकेशन में जो बच्चे मतलब पढ़े लिखे हैं, उनकी रूह कोसेंगी। ये आने वाली नस्लें जो है ना, ये जो अपने आप को लीडर बोल रहे ना, इनको कोसेंगी, ये इनको चीख के कोसेंगी, उनकी ये नस्लें कोसेंगी इनको। क्यों? ये कर रहे क्या? नाली बना लेना, पानी ला लेना, रोड बना लेना,
अपने आप को मेंबर कहलाना, इसको लीडर ही नहीं बोलते। लीडर ये बोलते क्या मरूम जियाउल्लाह खान साहब मेरे बहुत बड़े हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी। हमारे पहलवान साहब बरकत पहलवान साहब, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत बड़े लोग थे वो और बहुत दानिशमंद थे। उन्होंने लूचाट लोगों को उनके करीब भी नहीं आने दिया। वो तब तक कहते ना, तब तक कि उनकी जो बात थी, जो वजन था, तो पीछे की हिस्ट्री देख लो। नगर पालिका के अंदर कितने मुसलमान थे और आज कितने मुसलमान हैं। निकलते गए क्या लगते गए। वो तब आए जब उन्होंने म्यार उनके हाथ में लिए तो मुसलमान लगते गए। ये भी लग रहा, वो भी लग रहा, वो भी लग रहा, हट, सब लगते जा रहे। वो चले गए, सब निकल। बताओ ना कितने हैं, तो बताओ ना नगर पालिका के अंदर मुसलमान। और रहा सवाल जो बच्चों ने स्कूल पढ़ लिए, उनकी तालीम मुकम्मल हो गई, स्कूल खोलो, इदारे खोलो, वहां बच्चों को लगाओ। कहाँ है, क्यों भाई तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है? हाँ मेरे बच्चे का कोर्स पूरा होगा। क्या है? हाँ वो वहां कंप्यूटर चला रहा, अभी कुछ नौकरी का आया नहीं। वो कॉटन मार्केट के अंदर बिल बुक लिख रहा, अभी कुछ आया नहीं। अरे तुम प्राइवेट जॉब तो दिलाओ कम से कम उनको। तुमने हिंदुस्तान लीवर के अंदर ये जो लीडर कहते ना, कितने मुसलमानों को लगाए। अपने खुद से जाके सोता जाके खुद से क्या भाई, हाँ ये जो 30% लोग है ना, 100 में से 30 जो उनको सिर्फ वो कुछ भी करना चाहते, तो वो लोगों की बदौलत है। क्या ये परेशानी जो उठा रहे ना 30% लोगों की, 30% लोगों के वजहात की परेशानी है। गुमराह करो, क्या करो, एक माहौल बनाओ और गुमराह करो। तो गुमराही में जो आगे लपेट के अंदर, अब पढ़े लिखे बच्चे अगर अमली करेंगे, पढ़े लिखे बच्चे ऑटो चलाएंगे, पढ़े लिखे बच्चे मातकाम करेंगे, पढ़े लिखे बच्चे सेंटिंग ठोकेंगे, क्या वजूद है? क्या बोलता हूँ उसके माँ बापों का दिल। आप उन पढ़े लिखे बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं? बिल्कुल मजबूत करना चाहते हैं। और नौकरियों की आपका ये कहना है कि उनकी नौकरियों की तरफ तवज्जो दी जाए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी उनको हो। जवाद भाई अगर वो कभी नौकरी करता, उसने इल्म हासिल करा तो उसने क्या करना? नौकरी करना क्या मात काम करना? जाहिर है नौकरी कहाँ अच्छा लगेगा? कुछ अपना उसने इतनी मेहनत करा तो उसने करना क्या? अरे उसने तो नौकरी करना ना, क्योंकि नौकरी किस काबिल है ना। और उसकी नौकरी नहीं लगने की वजह क्या है? करप्शन। जिसने मात काम करना था वो नौकरी कर रहा पैसों के दम पे, और जिसने नौकरी करना था वो बेचारा मिस्त्री काम करना। तो ये करप्शन। ये आपने कहा कि ये आपके मुद्दे रहेंगे, खासतौर पे पढ़ाई करवाना, एजुकेशन, और उसके बाद में एजुकेशन कंप्लीट जिन लोगों का हो गया उन लोगों की जॉब का इंतजाम करना। उनके जॉब का इंतजाम करना सबसे पहला मुद्दा, उनके जॉब का इंतजाम करना। और मैं ये चाहता हूं, मैं ये जो भी मुसलमान जो पार्टी में है, वो कोई भी पार्टी में रहो, देखो सबको अपने अपने इख्तियार है, सब अपने अपने मर्जी के मालिक है, सबके अलग में अपने अपनी जुबान है, जिसकी जुबान को कोई रोक नहीं सकता। उसको जो बोलना है वो अल्लाह बोलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। जो जहां है वो वहां रह के अपने मुसलमानों, अपने कौम को कितना फायदा कर सकते, क्योंकि इस्लाम खुद बोलता कि तुम 3 चीजों के वास्ते लड़ो। सबसे पहले इस्लाम ये इजाजत देता कि अपने वतन के वास्ते लड़ो, शहीद हो जाओ, कुर्बानी दे दो, मर जाओ उसके वास्ते। अपने हक के वास्ते लड़ो, बिल्कुल लड़ो अपने हक के वास्ते, छीन के लाओ नहीं अगर देता तो। हक के वास्ते तुमको लड़ना है और तुम्हारी इज्जत के वास्ते लड़ना है। ये 3 चीजों को इस्लाम खुद इजाजत देता कि तुम लड़ो, तो सब मिलके लड़ो, सब मिलके दवा खाना बनाओ, सब मिलके ये मतलब मुआशरा जो है उसके अंदर बदलाव लाओ। जब तक के सब मिलके बदलाव नहीं लाएंगे तो बदलाव आएगा भी नहीं। जी तो अब्दुल रहमान साहब, यहाँ पर जो मेरे आपसे सवालात थे वो खत्म होते हैं। आपको पता है हमारे चैनल के जरिए कोई आपसे सवाल करना चाहता है तो हम उनके सवालात लेते हैं। तो चंद लोगों के आपके लिए सवाल आए हैं, तो मैं आपके सामने सवालात बताता हूँ। पहला सवाल अजीम मिर्जा साहब का ये है। अजीम मिर्जा साहब का कहना है कि मैंने आपसे, ये अब्दुल रहमान साहब से उन्होंने ये बात की थी कि आप भी जवाद भाई के चैनल पर जाकर अपनी बात रखिए। तो अब्दुल रहमान साहब का ये कहना था कि वहां पर लोग आके कहानियां सुना रहे हैं अपनी। तो अब अब्दुल रहमान साहब किसकी कहानी सुनाने के लिए यहाँ आए हैं?
कहानी सुनाने के लिए आए। तो मैं तो जाहिर सी बात है, अभी खुद चैनल सुन लेगा, मैं कहानी सुना रहा कि हकीकत सुना रहा। मेरी ये कहानी है कि हकीकत है, सवाल अच्छा है उनका, तो मैं ये कहानी सुना रहा कि हकीकत सुना रहा। क्या मेरे जज्बात में बोल रहा, कि मैं जज्बात में नहीं बोल रहा, मैं गुलामी की तरफ ले जाने का बोल रहा, कि गुलामी में से निकलने का बोल रहा, मैं भागीदारी का बोल रहा कि ताबेदारी का बोल रहा। अब जाहिर है तुम खुद सुन रहे इस बात को। अगला सवाल एक साहब का ये आया है, जो आपने अपना जिक्र किया कि मैं राशन कार्ड के लिए भी काम, लोगों के राशन कार्ड बनाने के लिए काम करता हूँ। इनका ये पूछना है कि आपने अभी तक कितने लोगों के राशन कार्ड बनाए हैं, किनके बनाए हैं? देखो, ये पूरा खामगांव शहर जानता मैं क्या करता करके। अच्छा सवाल है उनका, अच्छा सवाल पूछा उन्होंने। तो मैंने ये आपको इसके पहले बोला कि मैं ये नेक नियति से करता और अल्लाह को रसूल की जान के करता, और मैंने ना तो इसका वीडियो बनाया ना तो ये काम का मैंने फोटो काढ़ा, ये मैं नेक नियति से करता हूँ। अब्दुल रहमान साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे राशन कार्ड की जिक्र हुआ, ये राशन कार्ड बनाना क्या ये एक नगर सेवक की जिम्मेदारी नहीं है? जैसा अगर ये काम, मेरी नजर में ये काम एक नगर सेवक का है कि रोड नालियों से उठकर वो अगर राशन कार्ड के भी अपने लोगों की फिक्र करे, तो अब्दुल रहमान साहब जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी क्या सोच है इसको लेकर? नगर सेवक का काम राशन कार्ड बनाना ही नहीं है। नगर सेवक पता है आपको काय को बोलते? नगर सेवक बोलते खादिम को, और खादिम के मायने होते खिदमत करना। हलफ पे वो खादिम की कसम खा रहा। वो एक नगर पालिका से अपना जब सर्टिफिकेट लेता तो वहां कसम खाता कि मैं जनता के काम करूंगा। हलफ पे कसम खा रहा ना हूं कि मैं जनता के काम करूंगा, यानी मैं खिदमत करूंगा। वो जो काम पर जब उसको दस्तार जो काम की मिल रही, तो दस्तार उसको खादिम इसीलिए बनाया जा रहा ना, इसीलिए बनाया जा रहा। उसका बहुत सारा काम है। मैं बोलता कि थाने के अंदर एक मेंबर को कुर्सी लगती, क्योंकि वो कोई छोटा सा इंसान नहीं है, मगर बात शर्त है कि उसको उसके आप को पहचानना हो। शर्त क्या है कि वो उसके आप को अगर उसने पहचान लिया तो उसको थाने में कुर्सी लगती। उसको कोई भाव का, कोई साइड के फोन की जरूरत नहीं, उसको कोई भाव के, कोई एमएलए के, कोई खासदार के, कोई मंत्री के, इसकी कतई जरूरत नहीं। उसको उसके आपको पहचानना है। पिछले 2 साल पहले के हालात अगर मैं बताऊं आपको तो आंख से आंसू आएंगे आपकी। कोरोना का जलजला आया। कोरोना के जलजले के अंदर मुस्लिम समाज को टारगेट बना दिया गया। मुस्लिम समाज को टारगेट ऐसा बनाया कि मैं बोलता क्या, जैसा बस्तियों के अंदर रास्ते बंद कर दिए। क्या कर दिए? रास्ते बंद कर दिए, जाना आना बंद कर दिए। मुसलमानों से कुरेश कर रहे, अरे भाई इधर मत आओ, अरे भाई इधर से मत जाओ, अरे भाई आओ। उस वक्त ये जो बोलते ना लीडर, हमारे दिग्गावर लीडर, इनका कोई घर से भी बैठ के कोई वीडियो का स्टेटमेंट नहीं आया। क्या ऐसा नहीं हो सकता? ये बीमारी है, ये बीमारी का नाम इनका कैसा कहते रहे? ये रास्ते क्यों बंद कर रहे? कोई ना खासदार का स्टेटमेंट आया, ना कोई लोकल एमएलए का स्टेटमेंट आया, ना कोई मेंबरों का स्टेटमेंट आया। क्या भाई ये क्यों कर रहे करके? तुम उस जलजले के अंदर, बर्थडे फ्लड के बस्ती के अंदर, मैं खुद वहां पे मौजूद था। एक करंट शॉट से 3 जनों का इंतकाल हो गया। वहां पे वो बस्ती के अंदर कोई दंगा गड़ा। दंगा गड़ने के अंदर मुसलमानों के ऊपर गुने कितने दाखिल, कितने मुसलमान जवान बच्चों के ऊपर गुने कितने, 40-35 बच्चों के ऊपर गुना दाखिल हो रहा। अगले पार्टी 4 या 5 उधर के बच्चों के ऊपर गुना दाखिल हो रहा। भागम भाग बची, पुलिस उनको कहीं करे, उस बस्ती में चैन नहीं लेने दे रही। वहां पे 3 लाशें पड़े, मैं खुद मौजूद था, 3 लाशें पड़ी थी वहां पे। उनके आंसू कोई बस्ती वाले ने ऐसा जाके पूछा नहीं कि भाई ये क्या हुआ करके। ऐसा उनकी जान क्या बोल रही होंगी, उनके परिवार की जान क्या बोल रही होंगी, सब भागम भाग थे। ये लोग कहा थे जो आज अपने बस्ती के अंदर वोट मांग रहे, जो अपने एमपी एमएलए बोले, कितना पैसा दिलाया उनको? करंट के शॉट से लगा तो किसने उनको पैसा दिलाया? कोई एमएलए ने ऐसा कुछ कहा कि इनका एक्सपायर हो गया भाई, इनके वास्ते कुछ उठापटक करना पड़ेगी? नहीं, कोरोना का दौर था ना, सामने से जा रहे थे तो कोरोना हो जा रहा था ना, तो ऐसा कोई एमएलए ने स्टेटमेंट नहीं दिया। मुस्लिम कौम बहुत जल्दी भूल जाती, ये भूलने की बात नहीं है।
इसको बोला नहीं जाएगा। हमारे रास्ते बंद करे कहाँ से बोला जाएगा यार। अगला सवाल अब्दुल रहमान साहब, एक साहब का सैयद मोहिउद्दीन साहब आपसे ये सवाल करते हैं अगला, जैसा कि इसका जवाब तो आ गया वैसे ही पहले ही सुनने में, लेकिन उनका सवाल है, मैं पूछ लेता हूँ। सैयद मोहिउद्दीन साहब ये पूछना चाहते हैं, अगर अब्दुल रहमान साहब को कांग्रेस टिकट देती है तो क्या कांग्रेस के टिकट पर अब्दुल रहमान साहब इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं लड़ना चाहिए उनका पूछना? हम खुद इलेक्शन लड़ा रहे, हम खुद सीधा खड़े कर रहे, हम खुद बॉस बन रहे। जैसा दरिया समंदर में मिला दरिया ना रहा, दरिया समंदर में मिला दरिया ना रहा, तो मैं दरिया हूं, मेरे को समंदर से नहीं मिलने का है, उसको समंदर को समंदर की जगह पर रख दो। मैं दरिया हूं, मेरे को मेरे जगह पर रख दो। मेरे को 6-7 सीटा हमारी टीम को खड़े करना है। खड़े करने के बाद में ये जितने काम आपको बताया, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। क्योंकि जो दुश्मन रहते ना, मुझे घने अंधेरे में भी रोशनी की जरूरत नहीं, मुझे घने अंधेरे में बहुत सारा अंधेरा, मुझे घने अंधेरे में भी रोशनी की जरूरत नहीं। मेरे दुश्मन ही खुद आग की तरह जल रहे हैं। ठीक है अब्दुल रहमान साहब, यहाँ पे मेरे जो आपसे सवाल थे वो भी खत्म होते हैं। पब्लिक ने जो आपको सवाल भेजी थी वो भी यहाँ पर खत्म होते हैं। अब अगर आप हमारे चैनल के जरिए पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मेरी मुसलमान भाइयों से ये दरखास्त है कि जितने भी खामगांव शहर के अंदर मुस्लिम समाज के जो छोटे बड़े जो भी लीडर है, वो कोई भी पार्टी के अंदर अगर है, वो अपने अपने पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं या पक्ष कर रहे हैं या जो भी कर रहे, तो मीम और काफ, मीम अल्फाज पहले आता और काफ अल्फाज बाद में आता। तो मीम अल्फाज के मुकाबले में काफ अल्फाज का मुकाबला मत करो। मीम को मीम समझो और काफ अल्फाज को काफ समझो, क्योंकि वो उसका मुकाबला कतई नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो मेरी आपसे ये दरखास्त है कि अपन सब मुस्लिम लीडर सब भाई भाई है, काम दूसरे से करके लेके आओ। क्योंकि दूसरे जो लोग पार्टी के अंदर है तो वो उनके काम कर रहे, तो वो आपस में इत्तेफाक रख के इतने बुलंदी पे पहुंचे। तो अपन भी अपना एक जगह इत्तेफाक करके, जिसको जो करना है वो इंसान करता है, जिसको जहाँ रहना है वो इंसान वहां रहता, मगर अपने आपस के अंदर ना इत्तेफाकी करके, एक दूसरे को बुरा बोल के, एक दूसरे के खिलाफ काम करके, बस ये इल्तिजा है कि ये मत करो। सब अपन एक ही सब में नमाज पढ़ने वाले, अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह को रसूल को मानने वाले, वलियों को मानने वाले, अपन सब मुसलमान है, एक ही सब में लब्बाइक बोलने वाले। अपने ऊपर दुश्मन अगर हमला करता तो ये बोल के नहीं किया जाता कि ये कौन है करके, कौन से पार्टी का करके। तो इस हिसाब से बस मेरा ये बोलना है कि इत्तेफाक रखो बस मुसलमान। ठीक है अब्दुल रहमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा। तो ये थे अब्दुल रहमान साहब, जिनको आपने सुना, उनकी बातें सुनी, उनके दिल का दर्द सुना और उनके आने वाली नगर पालिका को लेकर उनके क्या इरादे हैं वो आपने सुना। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ। आने वाले हफ्ते के मेहमान का मैं नाम का आपको ऐलान करता हूँ कि आने वाले हफ्ते हमारे जो मेहमान रहेंगे, टीपू सुल्तान सेना के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अजहर जमदार साहब रहेंगे। अगर आप उनसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे अकाउंट्स की लिंक दी गई है, आप वहां जाकर हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अस्सलाम।